हेलो बच्चों। हम लोग कक्षा 8 में हमारी जो विज्ञान की पाठ्यपुस्तक है विज्ञान भारती, उसका चैप्टर 10 देखने चल रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? फसल उत्पादन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें बहुविकल्पी प्रश्न है। तो पहला क्या है? निम्नलिखित में रबी की फसल है। तो बच्चों, रबी की फसल क्या होती है? वो फसल जो होती है जो ठंड में बोई जाती। तो ठंड वाली फसलों को रबी की फसल कहते हैं। तो धान, मक्का, मूंगफली में और गेहूं में से जो रबी की फसल है वो गेहूं है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन खरपतवारनाशी है? तो खरपतवारनाशी में मेटाक्लोर खरपतवारनाशी है। यूरिया, कंपोस्ट और अमोनियम फॉस्फेट खरपतवारनाशी नहीं है। फिर अगला है, यूरिया उर्वरक है। तो यूरिया, इसका फार्मूला होता है NH2CONH2। तो ये नाइट्रोजन का उर्वरक होता है। तो ये इसे क्या कहा जाएगा? ये एक नाइट्रोजनी उर्वरक है। फिर साहीवाल क्या है? साहीवाल गाय की एक किस्म है जो ज़्यादा दूध देने के लिए जानी जाती है। अब हम लोग देखते हैं रिक्त स्थान। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है हमें। तो अगर उगाए जाने वाले एक ही किस्म के पौधे क्या कहलाते हैं? फसल कहलाते हैं। तो समझिए इसे, अगर किसी खेत में एक ही तरह की फसलें लगाई गई, एक ही तरह के पौधे उगे हुए हैं, तो इसी को फसल कहा जाता है। अगर पूरे एरिया में एक ही तरह के पौधे हैं तो उसी को फसल कह देते हैं हम लोग। अब देखते हैं तरबूज, खरबूजा, मक्का आदि के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए होती है? बलुई मिट्टी उपयुक्त होती है। फिर है, बुआई के लिए प्रयुक्त यंत्र कौन सा होता है? डिबलर और बीज वेधक। ये क्या करते हैं? मिट्टी के अंदर छेद कर देते हैं और समान दूरी पे बीजों को प्लांट कर देते हैं अंदर की तरफ। इससे फ़ायदा ये होता है कि इसे चिड़िया वगैरह नहीं खा पाती है और उचित दूरी पे लगाई जाती है, तो इनको पर्याप्त जगह मिलती है, पर्याप्त भोजन भी मिलता है, जिससे ये पौधे ज़्यादा अच्छे से वृद्धि कर पाते हैं। फिर है सोनालिका। क्या है? तो सोनालिका गेहूं की एक उन्नत किस्म है जो संकरण के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। तो सोनालिका क्या है? गेहूं की एक उन्नत किस्म है। फिर अगला क्या है? काटला रोहू क्या है? तो रोहू अक्सर आप लोगों ने नाम सुना है। रोहू एक अलवण जल में पाई जाने वाली मछली है। अलवण क्या है? तो बच्चों, समुद्र का जल होता है, नमकीन होता है, तो नमक को ही लवण बोलते हैं। नमक को ही लवण बोला जाता है। तो समुद्र का जल जो होता है वो लवणी होता है, जबकि नदी का, इसके अलावा ज़मीन का पानी जो होता है ये अलवणी होता है। तो अगर जो नदियों का पानी है उसमें कोई मछली पाई जाएगी तो उसे अलवण जल में पाई जाने वाली मछली कहा जाएगा। तो रोहू इसी प्रकार की मछली है जो कि नदी के पानी में पाई जाती है। अगला हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित स्तंभका के कथनों को स्तंभका के कथनों से सुमेलित करना है। तो इसमें मिला दिया गया है। तो डिबलर क्या है? बुआई की एक विधि है। साइलो क्या होती है? भंडारण की एक विधि होती है। साहीवाल क्या है? गाय की एक किस्म है। सैलमोन क्या होता है? सैलमोन होती है मछली की एक किस्म। वाइट लेग हॉर्न ये क्या है? मुर्गी की एक नस्ल है। और शार्क क्या होता है? विटामिन ए और डी का स्रोत होता है। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्या है? बलुई मिट्टी और चिकनी मिट्टी में क्या अंतर है बताना है। तो पहले बलुई मिट्टी देखते हैं। जिस मिट्टी में बालू बालू होगा, यहाँ पे बालू की मात्रा अधिक होती है उसे बलुई मिट्टी कहते हैं। यहाँ पे सही कर लीजिएगा, बालू होगा। फिर है चिकनी मिट्टी। जिस मिट्टी में बालू की मात्रा कम और मिट्टी के कण छोटे होते हैं उसे चिकनी मिट्टी कहते हैं। तो अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। जून से अक्टूबर माह में कौन सी फसलें बोई जाती हैं? तो जून से लेके अक्टूबर माह के बीच बोई जाने वाली फसलों को खरीफ की फसलें कहते हैं। इसके अंतर्गत मक्का, चावल, मूंगफली आदि बोए जाते हैं। ठीक है बच्चों, फसलें तीन प्रकार की होती हैं। एक होती है रबी की फसल, एक होती है खरीफ की और तीसरी होती है जायद की। तो आपकी रबी की फसल जाड़े में, खरीफ की फसल बरसात में और जायद की फसल गर्मी में बोई जाती है। अब हम लोग देखते हैं बुआई के लिए बीज विधक का क्या महत्व है।
तो बीज वेधक का प्रयोग कर बीजों को गहराई में तथा निश्चित दूरी पर बोया जा सकता है। इन बीजों को पक्षियों द्वारा भी क्षति नहीं होती है। तो ये अंदर रहते हैं तो इन्हें पक्षी भी खा नहीं पाते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, फसल चक्रण से आप क्या समझते हैं? खेत में जब एक ही फसल वर्ष दर वर्ष लगाई जाती है तो भूमि की पोषकता प्रभावित होती है। भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए एक फसल लगाने के बाद दूसरी विकल्प फसल लगाने की प्रथा है। जैसे गेहूं के बाद दलहन की फसल लगाई जाती है, इसे ही फसल चक्रण कहा जाता है। तो बच्चों, जो हम जानते हैं कि जब कोई खेत में फसल लगाई जाती है तो उस खेत में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। इसीलिए ऐसी फसल लगाने के बाद एक दलहनी फसल लगानी चाहिए। तो दलहनी फसल की जड़ों में इस प्रकार के जीव पाए जाते हैं कि जो उसमें नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं और पेड़ पौधे इन नाइट्रेट को ही ग्रहण कर पाते हैं। तो इसी वजह से ये फसल चक्रण किया जाता है कि एक साधारण फसल के बाद एक दलहनी फसल लगाई जाती है ताकि भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा बनी रहे और पेड़ों को उर्वरता मिलती रहे। अगला हमारा क्या है, हरित क्रांति पर प्रकाश डालिए। तो आधुनिक कृषि यंत्रों जैसे ट्रैक्टर, हल, ट्यूबवेल, उन्नत बीज तथा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर फसल के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि करना ही हरित क्रांति कहलाती है। भारत में 1960 में यह प्रयास प्रारंभ हुए। तो यही है हरित क्रांति की परिभाषा। अगला हम लोग देखते हैं, गाय और भैंस की दो उन्नत किस्मों के नाम लिखिए। तो सबसे पहले देखते हैं गाय की उन्नत किस्में। तो दो दी गई हैं, हॉलस्टीन फ्रिजीरियन और जर्सी। ये हो गई गाय की दो उन्नत किस्में। और भैंस की मुर्रा और मेहसाना, ये हो गई भैंस की। अब हम लोग देखते हैं ऊष्मायन काल किसे कहा जाता है। तो मुर्गी अंडे पर बैठकर उसे 21 दिन तक सेती है। इस अवधि को ही ऊष्मायन काल कहते हैं। इससे अंडे को नमी और उष्णता मिलती है। यह अंडे में भ्रूण के विकास और अंडों के स्फुटन मतलब होता है फूटना, फूटने में सहायक है। तो बच्चों, समझ में आया? मुर्गी अपने बच्चों पे को 21 दिन तक सेती है ताकि उसके बच्चे अच्छे से ग्रोथ कर सके। इसी को ऊष्मायन काल कहते हैं। फिर है अंडों की गुणवत्ता कैसे जांचेंगे। तो अंडों की गुणवत्ता जांचने के लिए हम उन्हें गर्म पानी में डालते हैं। जो अंडे तैरते हैं वह खराब हैं और जो अंडे पानी में डूब जाते हैं वही अच्छी गुणवत्ता वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कुक्कुट फार्म में पक्षियों को दिए जाने वाले आहार का वर्णन कीजिए। कुक्कुट फार्म मतलब मुर्गी फार्म जो होता है, वहाँ पे उनको पक्षियों को क्या आहार दिया जाता है। तो कुक्कुट आहार में दले हुए दाने, हरी खाद्य सामग्री होती है। गेहूँ, मक्का, बाजरा होगा, ये बाजरा जैसे अनाजों को पीसकर इसमें कंकड़ बालू का चूरा या चूना पत्थर का चूरा मिलाते हैं, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का स्रोत होने के कारण अंडे का कवच बनाने में सहायक होते हैं। मुर्गी को जल की पर्याप्त मात्रा दी जाती है। जल की मात्रा कम होने पर अंडे देने की क्षमता में कमी आती है। तो ये हो गया हमारा इस प्रश्न का उत्तर। अब हम लोग अगला देखते हैं, नाइट्रोजन चक्र को चित्र की सहायता से समझाइए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। नाइट्रोजन सभी खाद्य पदार्थों का एक आवश्यक अवयव है। यह वायु में 78% उपस्थित है, किंतु पौधे इसे सीधे वायुमंडल से ग्रहण नहीं कर सकते। वायुमंडल की नाइट्रोजन को घुलनशील नाइट्रेट में बदलने की क्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। इसे नीचे दिए गए चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग चित्र देखते हैं। चित्र में क्या दिखाया गया है कि ज़मीन में जो नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में होती है, ये ऐसे नहीं मिलती है। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है, ये बिजली कड़कने पे वो नाइट्रेट में बदल जाती है। इसके अलावा दलहनी पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने वाले जीवाणु होते हैं, वो भी उसे नाइट्रेट में बदलते हैं। कुछ कृत्रिम उर्वरक भी आते हैं जो कि नाइट्रेट के रूप में होते हैं। ये सारे नाइट्रेट, इसी नाइट्रेट को ही पौधे ग्रहण कर सकते हैं। साधारण नाइट्रोजन को पौधे ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो यही हो गया ये जो सहजीवी नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं, इसी को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है। नाइट्रोजन का यहाँ पे चक्र भी दिखाया गया है कि नाइट्रोजन किस प्रकार से
यौगिक के माध्यम से जंतुओं में पहुंचता है और जंतुओं के मरने पे ये पुनः, या पौधों के मरने पे ये पुनः ज़मीन में नाइट्रोजन के रूप में शामिल हो जाता है। अब हम लोग अगला देखते हैं, फसल की कटाई के लिए प्रयोग करने वाले हंसियों का चित्र बनाइए। तो दो प्रकार की हंसिया हमारी पाठ्यपुस्तक में दी गई है। एक साधारण हंसिया, साधारण हंसिया में यहाँ पे कांटे नहीं बने होते हैं किसी भी प्रकार का, और जबकि दांतेदार हंसिया में देखिए यहाँ पे कांटों जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो दो प्रकार की हंसिया हो गई। अब देखते हैं फसलों का भंडारण किस प्रकार किया जाता है, लिखिए। उत्तर देखते हैं, फसल के उत्पादन के पश्चात उसे चूहे, कीड़े मकोड़ों और जीवाणुओं से बचाने के लिए, यहाँ पे होगा जीवाणु से बचाने के लिए उन्नत भंडारों, धातु के बर्तनों तथा साइलों का उपयोग किया जाता है। जिन खाद्यान्नों में पानी की मात्रा कम होती है, जैसे अनाज और दालें, इन्हें कमरे के ताप पर सुरक्षित रखा जाता है, जबकि फल और सब्जियों में पानी की मात्रा अधिक होने के कारण इन्हें कम ताप 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस पर संरक्षित किया जाता है। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये चैप्टर भी समाप्त होता है। इसकी PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, इसको आप डाउनलोड कर दीजिएगा, जिससे आपको दोबारा जब पढ़ना हो, जब भी रिवीजन करना हो तो आसानी हो। तो चलिए हम लोग अपना ये चैप्टर समाप्त करते हैं, अगले चैप्टर में हम लोग फिर से मिलेंगे।